तो चलिए, मुलाकातें फटाफट हो रही हैं क्योंकि कोई रूठ रहा है, उसको मनाना है या फिर कहीं समीकरण फिट बैठा रहे। इन सबके बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि भले ही सीटें 5 है उत्तराखंड में, लेकिन एक एक सीट पर उम्मीदवार तय करने में पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। पौड़ी सीट को आप देख लीजिए, मनीष खंडूड़ी जहां कल कांग्रेस में शामिल होंगे, ऐसी अटकलें आ रही हैं। तो इन सबके बीच भुवन चंद खंडूड़ी से भी मुलाकात हुई, वो खबर भी आपको बताएंगे। फिलहाल अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, और लगभग 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई है। तो अब दिल्ली में डेरा डाल दिया है राज्य के दिग्गजों ने। किसी को अपना टिकट यहां पर पक्का करना है, तो किसी को अंदर हो रही गुटबाजी के बारे में अपने केंद्रीय नेतृत्व को बताना है। तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की और 1 घंटे तक करीब ये बातचीत हुई है। और इस मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। क्या कुछ इस मुलाकात में तय हुआ, किस पर बात हुई, आइए सुनते हैं। मेरे साथ उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट जी हैं। सर, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों पे उम्मीदवारों के नाम को लेकर के पेच फंसे हैं, कई दावेदार सामने आ रहे हैं, कैसे इस गुत्थी को सुलझा रहे हैं आप लोग? कोई पेच नहीं फंसे हैं। अभी तो हमारे प्रदेश की तरफ से जो 5 लोग सीटिंग हैं, हमारी तरफ से तो वही गेटिंग है। अब ये बाकी कौन आएगा, कौन जाएगा, किसको देंगे, ये केंद्रीय नेतृत्व का विशेषाधिकार है, जिस पर केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। हमको जितने लोगों ने दावेदारी दी है, हम सबको वैसे ही केंद्रीय नेतृत्व के सम्मुख रख रहे हैं। लगभग 3 दर्जन लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र दिए हैं और आके वार्ता करी है कि हम भी उम्मीदवार हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाद में जो केंद्रीय नेतृत्व जिसे घोषित करेंगे वो एक व्यक्ति होंगे, जो भी होंगे वही हमारे अधिकृत उम्मीदवार होंगे। सर, कहा जा रहा है कि मंथन चल रहा है, जो पार्टी को जिता सकता है उसको लेकर के पार्टी आलाकमान पूरी तरह से गंभीर है। तो ऐसे नाम का मंथन चल रहा है, तो क्या क्राइटेरिया रखें आप लोग, किस तरह के उम्मीदवार जिता सकते हैं पार्टी? हमारा तो संगठन है, हम संगठन आधारित पार्टी के लोग हैं। जिसको भी टिकट मिलता है, हम व्यक्ति नहीं देखते हैं, हम बीजेपी देखते हैं, कमल का फूल देखते हैं। इसलिए जो आएगा वो जीतेगा, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से कहीं तक कोई मंथन भी नहीं है। नाम दे देने हैं, केंद्रीय नेतृत्व का विशेषाधिकार है। जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसको दे देंगे वो हमारे उम्मीदवार हो जाएंगे। सर, क्या आज आप लोगों की बैठक होगी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी से? आज तो नहीं, कल को बैठक होगी, 16 तारीख को। आज अपने हम प्रभारी जी और जो हमारे वर्तमान में लोकसभा के लिए प्रभारी बनी है, वो अपने संगठन मंत्री जी कोशिश करेंगे उनसे बात कर लें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी यही हैं। हम लोग सब मिल के क्या क्या बातें हुई, क्या सूची में कौन कौन नाम आए, वो नामों को बता देंगे ऊपर। बाकी सॉर्ट आउट तो कल को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अजय भट्ट साहब का कहना है कि फाइनल टच जो है, फाइनल नामों का जो फाइनल किया जाएगा वो पार्टी आलाकमान करेंगे। जो नाम आया है लोकसभा सीट पे, जो तमाम दावेदार हैं अपने अपने हिसाब से दावेदारी कर रहे हैं, उन लोगों का लिस्ट अभी अजय भट्ट साहब के पास है। वो लिस्ट वो आज जो है मंथन करेंगे ये लोग दिल्ली में, उसके बाद जो है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी को देंगे। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। तो वाकई में एक नाम तय करने में खासी मशक्कत पार्टी को करनी पड़ रही। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, और इस सबके बीच जब एक खबर आई कि मनीष खंडूड़ी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो भुवन चंद खंडूड़ी के घर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। बीसी खंडूड़ी को मनाने की कोशिश चल रही है। तो यही कहा जा रहा था कि भुवन चंद खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और कल क्योंकि राहुल गांधी की रैली है देहरादून में, तो इस अवसर पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य राज्य है, और अगर पौड़ी सीट की बात करें तो अच्छा खासा दबदबा भुवन चंद खंडूड़ी का है, और वैसे भी उस सेना में अधिकारी रह चुके हैं। तो इसलिए बीजेपी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई अपने लिए यहां पर नई मुसीबत, नई चुनौती खड़ा करना नहीं चाहती है। तो ऐसे में नाम तय करने से पहले मान मनोबल की कोशिशें चल रही हैं। तो सवाल यही कि क्या वाकई में जो कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी को 16 तारीख को बड़ा झटका लगने वाला है, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का हाथ थामने वाला है, तो नाम पर यहां मनीष खंडूड़ी का ही जिक्र था। तो क्या अब जबकि मान मनोबल का दौर भी चल पड़ा है, तो इन सब के बीच मनीष खंडूड़ी कांग्रेस का दामन थामेंगे?
सैन्य बाहुल्य राज्य उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रिटायर्ड मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। शनिवार को परेड ग्राउंड में राहुल गांधी की रैली में मनीष खंडूड़ी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, ये बात लगभग साफ है। लेकिन अब भी कांग्रेस के नेता कैमरे के सामने इस बात को पुख्ता नहीं कर रहे। देखिए, मुझे जानकारी नहीं है कि मनीष जी कांग्रेस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब जब तक पुख्ता जानकारी ना हो तब तक मैं कोई वक्तव्य दे दूं तो उचित नहीं है। कल अब बहुत दूर नहीं है, आप स्वयं देखेंगे कि कौन लोग जो है कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मनीष खंडूड़ी को तो खंडूड़ी जी भी बोल चुके हैं और मनीष उनका खुद ही निर्णय लेंगे। और वो एक बड़ा नाम इस दृष्टि से भी है कि वो देश में विदेश में पढ़े भी हैं और सोशल मीडिया और इसमें देश भर के एक बड़े ग्रुप के पार्टनर भी हैं। राज्य में बड़ी संख्या में लोग सेना में हैं। ऐसे में अगर खंडूड़ी के बेटे कांग्रेस में शामिल होते हैं तो इससे बीजेपी की चुनौती बढ़ना तय है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो सैनिकों के परिजनों को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए भारी यहां पर पड़ता है। यही वजह है कि कल रैली के बाद राहुल गांधी शहीदों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो आपको वक्त भी बता दें, दोपहर 1:30 बजे राहुल गांधी शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के घर जाएंगे और दोपहर 2 बजे सीआरपीएफ के शहीद जवान मोहनलाल रतूड़ी के घर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद 3 बजे शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो एक तरफ ये कांग्रेस बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि 75 पार के नेताओं को मैदान में नहीं उतारा जाएगा। हालांकि खंडूड़ी अपनी सेहत का भी हवाला दे रहे हैं, लेकिन कोश्यारी को लेकर अब भी यहां पर कई तरह की आवाजें उठ रही कि उनको एक बार फिर से मैदान में उतारना ही चाहिए। तो इस पर क्या कुछ कहना प्रदेश अध्यक्ष का, आइए सुनते हैं। भगत दा खंडूड़ी जी ये हमारे वरिष्ठतम नेता हैं उत्तराखंड के। वास्तव में हम लोगों ने इनके साथ काम करना सीखा है। गाड़ गधेरों में जाना जो हम लोग आज जाते हैं, जगह जगह दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचते हैं, वो इन्हीं की प्रेरणा से है। भगत दा बहुत लंबे समय से उनका एसोसिएशन रहा है पार्टी के साथ और हम सब लोगों के साथ। अगर भगत दा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको रोकेगा कौन? हम तो सब चाहेंगे कि भगत दा चुनाव लड़ें और जो जवान लोग हैं उनकी उम्र भी आ रही है, तजुर्बा भी है। सब लोगों को धीरे धीरे जो तजुर्बेकार हैं वो आए तो उसमें अच्छा लगेगा। इसलिए जो उन्होंने कहा है कोशिश करेंगे, एक बार फिर पूछेंगे फाइनल। उच्च नेतृत्व को भी हम बताएंगे कि हमारे लिए उपयोगिता है और इसके बावजूद भी नहीं लड़ेंगे तो उनको छोड़ा तो जा ही नहीं सकता है। उनका उपयोग तो और जगह किया जाएगा, कहीं और जगह भेजा जाएगा। जो काम करने लायक व्यक्ति हैं अभी, जिनका शरीर ठीक है, वाणी ठीक है, मस्तिष्क ठीक काम कर रहा है, तो उम्र का बार उनके लिए है ही नहीं। इसलिए अभी हम बात करेंगे भगत दा से, फिर उसके बाद आगे की रणनीति तय करेगी पार्टी। तो यहाँ पर टिकट को लेकर और अपने वर्चस्व को लेकर मारामारी केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहर। जी हां, नाराज हैं और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है। तिलकराज बेहर का आरोप है कि उधम सिंह नगर के वरिष्ठ कांग्रेसियों की उपेक्षा कर सारी गतिविधियां हल्द्वानी से ही संचालित हो रही है, जिसके लिए उन्हें बार बार हल्द्वानी जाना पड़ता है। ये उनके साथ ठीक नहीं हो रहा और साथ में उन्होंने कहा कि उस पूरे मामले को प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखेंगे। चले गए तो आज फिर हल्द्वानी से ही सारी राजनीति होती है। हम लोगों को दबाया जाता है, हम लोग चक्कर क्यों काटें भाई? किसी के यहाँ पार्टी है, पीसीसी हमारा प्रेसिडेंट होता है, जो वो निर्णय करेगा हम उसके साथ खड़े हैं, पर हमको घूम के जाना पड़ता है। ये घूमने वाली व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि तराई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उधम सिंह नगर का, 9 विधानसभा इसके अंदर आती हैं। इसका सम्मान भी पार्टी को करना होगा। ये बताइए कि आप दूसरा बताइए, टिकट चाह रहे हैं कि नहीं आप अभी यहाँ से? देखिए, अब टिकट के बारे में तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर ही अपनी बात कहूंगा। तो हर सीट यहां पर काफी रोचक बनी हुई है कि जीतना हारना तो छोड़िए, पहले मैदान में उतरेगा कौन। हरिद्वार सीट की बात करें तो इस बार यहां किसानों की भूमिका अहम रहने वाली है। तो ऐसे में किसान क्या सोच रहे हैं, उनको कौन सी पार्टी के नेता पर ज्यादा विश्वास है, आइए देखते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सबसे अधिक किसान रहते हैं जो चुनावों में अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार भी किसी पार्टी के लिए किसानों को मनाना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि किसान सरकारों से नाराज चल रहे हैं।
भी हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। हमारे हाईकमान का स्तर पर आदेश होगा, जैसा भी हाईकमान स्तर का आदेश होगा उसी के अनुसार यहाँ हरिद्वार में भी काम किया जाएगा। और जो भी बहिष्कार का होगा तो बहिष्कार करा जाएगा, और नहीं दूसरा कोई निर्णय होगा तो दूसरा निर्णय का डिसीजन जो भी लिया जाएगा वो हाईकमान स्तर के निर्णय का ही हम स्वागत करेंगे। हमारे पास आता रहे, जाता रहे, फोन सुनता रहे, किसी की समस्या का हल करो, ऐसे सांसद की जरूरत है। 5 साल के कार्यकाल में कितने खुश हो? हम खुश नहीं। किसान इस बार अपनी समस्याओं को लेकर आर पार के मूड में हैं, लिहाजा किसान भी इस बार रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसमें चुनाव बहिष्कार के साथ प्रत्याशियों के बहिष्कार का भी फैसला लिया जा सकता है। 2014 में आपको कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, बताया तो कहाँ कर दी। और हम इन सारे कामों को करेंगे और इन गाँव में घूमने रोकेंगे ना, तमाम लोगों को इनके पर्चे देंगे, पर्चों पर जवाब होगा लिखित हम देंगे ना। जो कहीं घोड़ा पत्र करते हम इन्हें घोड़ा पत्र देंगे अपना एक। फिर तुमने क्या वादे करे थे, क्या करा, अपनी तनख्वाह कर ली दुगनी, थाना कुंचा पड़ रहा था आमदनी का। बहरहाल इस बार हरिद्वार के किसानों को मनाना पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती होगी। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। बागेश्वर का रुख करेंगे, जहां आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। आचार संहिता लागू है, लेकिन अब भी कई स्थानों पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बड़े बड़े होर्डिंग्स और बोर्ड लटके हुए हैं। जब नोडल अधिकारी से पूछा तो उनका कहना है कि कुछ होर्डिंग्स और पोस्टर काफी ऊंचाई पर हैं, जिन्हें हटाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि कई ऐसे भी यहां पर आप देख सकते विज्ञापन हैं जो आसानी से हटाए जा सकते, लेकिन उनको हटाया नहीं गया है। पोस्टर और होल्डिंग्स जो है काफ़ी हाइट में होने की वजह से कुछ छूटी हुई है, जो मेरे संज्ञान में भी है। और नगर पालिका के जो है ईओ साहब से मेरी जो है बात हो गई है। उन्होंने कहा कि एक कोई मशीन है जो कैरी करने वाली, जो लिफ्ट मशीन है वो आने वाली है। उसके बाद जो है जो हाईटेट में है पोस्टर, बैनर, जितने भी होल्डिंग्स हैं इस प्रकार के, वो सारे के सारे उसके बाद हटा दिए जाएंगे। तो बीजेपी चुनाव में हर बार नए प्रयोग करते रहती है और कई राज्यों में चुनाव में पन्ना प्रमुखों के फॉर्मूले के प्रयोग की सफलता के बाद राज्य में भी बीजेपी इसी फॉर्मूले को अपनाने जा रही है। 28 मार्च से 2 अप्रैल तक बीजेपी ने पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन तय किए हैं। बीजेपी अपने 11,235 बूथों पर करीब 2.5 लाख पन्ना प्रमुखों की तैनाती करने जा रही है। तो एक पन्ना प्रमुख पर लगभग 30 से 35 परिवारों की जिम्मेदारी होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अभी तक 70% पन्ना प्रमुखों की तैनाती कर चुकी है। से हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख बनाए जा रहे हैं और हमने इसी तरह से उनके सम्मेलन भी रखे हैं। 28-29 को 3 लोकसभाओं का और 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को 2 लोकसभाओं का। तो इस तरह से ये एक यूनिक प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी में। चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बड़कोट तहसील के ग्राम ठोलिका में गौशाला में देर रात अचानक आग लगी, जिसमें 50 बकरियां जलकर मर गई, जबकि 2 भैंस और 2 बैल भी बुरी तरह झुलस गए। राजस्व विभाग की टीम और पशु चिकित्सकों की टीम मौके के लिए रवाना हुई है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 50 के आसपास बकरियां यहां जली है, जिससे खासा नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण लापरवाही बताई गई है और इसमें संबंध में जांच चल रही है, उसके संबंध में कोई कार्रवाई की जा सकती है। उधर देहरादून में सुबह 4:25 पर जबरदस्त धमाका हुआ। ये धमाका वसंत विहार इलाके के आईटीबीपी रोड स्थित एक कॉम्प्लेक्स में हुआ। विस्फोट के बाद मकान में आग लगी। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इसके बाद आग को बुझा लिया गया। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि धमाका कैसे हुआ और किस वजह से यहां पर इतना ज्यादा नुकसान हुआ। जो लोग कह रहे हैं कि ये बम ब्लास्ट जो हुआ है ये सिलेंडर वगैरह का हो सकता है, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि जितना नुकसान यहाँ पे आप लोग देख के अंदाजा लगा रहे होंगे सिलेंडर से नहीं हो सकता। आधा किलोमीटर लोगों के यहाँ तक सामान गया है। यहाँ से सामने इतनी दूर जो घर हैं उनकी छतों पे शटर गिरे हैं टूट के, तो ये नॉर्मल सिलेंडर का वो नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ एक्सप्लोजिव वगैरह यहाँ था बगल की दुकान पे, जिसकी वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। रुद्रप्रयाग के देवरिया ताल में लापता हुए पर्यटकों का एसडीआरएफ की टीम ने पता लगा लिया, उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। दरअसल ये लोग रास्ता भटक गए थे और गाइड समेत 3 विदेशी पर्यटक, जिसमें फ्रांस के पर्यटक शामिल थे, वो लापता हो गए थे। तो 2 दिन की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने इन सभी को ढूंढ निकाला है।
हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन में पर्यटकों के लिए नए वाहन खरीद पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही पार्क के निदेशक से पूरे मामले में शपथ पत्र दाखिल कर जवाब तलब किया है। आपको बता दें, नवंबर 2018 में पर्यटकों के लिए 4 कैंटर सफारी वाहनों की निविदा निकाली गई, जिसमें 4 लोगों का नाम आया। उन्हें टेस्टिंग के लिए नए वाहन लाने को कहा भी गया, लेकिन इसी बीच कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने उन लोगों से भी नए वाहनों का प्रस्ताव ले लिया जो टेंडर से बाहर हो गए थे। इस सारी गड़बड़ी में प्रशासन को बाद में टेंडर ही निरस्त करना पड़ा। है कि जब कॉर्बेट नेशनल पार्क में 4 कैंटर व्हीकल परमिटेड हैं एज पर टाइगर कंजर्वेशन प्लान और 4 ही व्हीकल्स के लिए टेंडर नोटिस आया हुआ था, तो किन परिस्थितियों में 7 व्हीकल्स से नेगोशिएशन किए गए और 7 गाड़ियां लगाने की प्रक्रिया की गई। तो एक तो जवाब ये देना है। दूसरा ये देना है कि जब निविदा प्रक्रिया होने के बाद जो सक्सेसफुल बिडर थे उनको नई गाड़ी परचेज करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया था। पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित की गई 2.5 आखिर नाम के एनुअल लेटर राइटिंग कंपटीशन में विजेताओं को शुक्रवार को देहरादून में सम्मानित किया गया। 4 कैटेगरी में आयोजित किए गए इस कंपटीशन का आइडिया लेटर राइटिंग की परंपरा को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले खत लिखे जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मोबाइल के जमाने में खत लिखना लगभग बंद सा हो चुका है। तो कंपटीशन में आए हजारों एंट्रीज में से राज्यों में विजेता चुने जाते हैं। इनमें से फिर राष्ट्रीय लेवल के कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। राज्य में कुल 12 विजेताओं को चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल सुखदेव राज ने सम्मानित किया। मैं इस वर्ष 2.5 आखिर लेटर राइटिंग कंपटीशन में स्टेट लेवल में सेकंड आई हूं और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं इस बार दूसरी बार जीत रही हूँ, क्योंकि पिछले वर्ष भी मैं सेकंड आई थी स्टेट लेवल में और आई रियली फील ऑनर्ड कि ये मुझे ये ऑनर मिला। और पिछले साल भी हमें गवर्नर हाउस में ये हमारे गवर्नर ने दिया था ये अवार्ड। इस साल हमें मेन चीफ मास्टर ने हमें उत्तराखंड के ये अवार्ड दिया है। और बड़ी खबर सुभारती मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई। देहरादून के सुभारती मेडिकल कॉलेज के 300 छात्र अब सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में शिफ्ट होंगे। सर्वोच्च अदालत ने 23 जनवरी को अपने उस आदेश में बदलाव किया है जिसमें छात्रों को 3 सरकारी और 2 निजी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। अब सभी छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज में ही शिफ्ट किए जाएंगे। ऋषिकेश एम्स जल्दी ही रायवाला प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ओपीडी शुरू करने जा रहा है, जिससे आसपास के 5 गांव को इसका सीधा लाभ मिलेगा। एम्स ऋषिकेश और जिला स्वास्थ्य विभाग के बीच ओपीडी शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। होली के त्योहार को देखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो भी यहां के संवेदनशील जोन है वहां गश्त बढ़ा दी गई है। निदेशक राहुल ने बताया कि सीजन में अब गर्मी क्योंकि अब धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए जो भी वन्यजीव है वाटर हॉल और स्रोतों की तरफ अब आते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, तो ऐसे में शिकारी वहां उनकी ताक में बैठे रहते हैं। तो फिलहाल कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगाते हुए गश्त बढ़ा दी गई है। होली का समय और हम इस आसपास के समय, क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी बढ़ रही है, तो वाटर होल्स के आसपास, सेंसिटिव एरियाज के आसपास, स्रोतों के आसपास संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे सारी टीमें जो हैं वो अलर्ट पे हैं। इसी संबंध में जितने भी हमारे कर्मचारीगण हैं उनकी होली को देखते हुए, उनकी छुट्टी और संवेदनशीलता को देखते हुए छुट्टी पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। और आज राज्य में लोक पर्व फूलदेई काफी धूमधाम से मनाया गया। छोटे छोटे बच्चे फूलों से भरी टोकरी लेकर घर घर गए और देहरी में फूल डालकर उस घर की समृद्धि की कामना की। फूलदेई के मौके पर कुमाऊं के हर घर की दहलीज पर बिखरे ये फूल एक तरफ वसंत ऋतु के आगमन का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हर घर में शुभ ही शुभ होने की कामना कर रहे हैं। फूलदेई के मौके पर छोटे छोटे बच्चे जंगलों या बागानों से ताजा फूल तोड़कर लाते हैं और घर घर पहुंचकर फूलदेई छम्मा देई कहते हैं। फूल देवी एक कुमाऊं का एक कल्चर है जो बच्चों के द्वारा मनाया जाता है। गर्ल्स जो होती हैं वो आती हैं लड़कियां और वो हमारे घरों में आके देली की पूजन करती हैं और उनके जो पूजा किया जाता है उसमें वो एक सॉन्ग गाती है, फूल देवी छम्मा देवी जतुक देली उतुक सही। ये कुमाऊनी लैंग्वेज में बोला जाता है।
हाथों में फूलों से सजी थाली, जुमा पर शुभकामना से भरा संदेश लिए ये बच्चे जब अपने पड़ोस के घरों में पहुंचते हैं तो घर के बुजुर्ग इन्हें अपने अनमोल आशीर्वाद से नवाजते हैं ताकि नई पीढ़ी भी आगे बढ़े और संस्कृति भी। हम आशीर्वाद दिनों जुग जुग जी रहे, बच रहा, ये दे बार बार पूजने रहा, तुम उन्हें रहा, ये आशीर्वाद दिनों। फूलदेई से पहले जंगलों में नए नए फूल खिलने लगते हैं और बागान बौर से महक उठते हैं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। उधर अल्मोड़ा में भी फूलदेई का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया गया और सुबह सुबह बच्चे यहां भी अपनी एक थाली में या फिर टोकरी में फूल और चावल के साथ घर घर देहरी पूजने पहुंचे। तो बच्चे जिस घर में जाते देहरी पूजने, वहां से उन्हें गुड़, चावल और पैसे भी उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही।